आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। क्लियर? तो हेडिंग डाल देना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आज हमको पढ़ना है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो यहाँ पे कल हमने जो पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, उसको बना लेते हैं। ये आपका क्या होता है? स्ट्रेस होता है। क्लियर? और ये आपका क्या होता है? स्ट्रेन होता है। ठीक है। अब कंक्रीट के कर्व की बात कर रहे हैं तो इस टाइप का आपका जो कर्व होता है ये क्या होता है? कंक्रीट का आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। यहां तक तो क्लियर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है कंक्रीट के लिए, ठीक है, तो इसके लिए जैसे सॉम की आपकी क्लास चल रही है तो सर ने बताया होगा आपको डक्टाइल मटेरियल मतलब माइल्ड स्टील के लिए आपका जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व आपका जो बनता है क्या होता है? कुछ इस टाइप से बनता है, कुछ इस टाइप से आपका कर्व बनता है। ठीक है। फिर आपको सर ने ये भी बताया होगा कि हुक्स लॉ। क्लियर? ये भी सर ने आपको एक्सप्लेन किया होगा हुक्स लॉ। ठीक है। हुक्स लॉ आपको क्या बोलता है कि जो हमारा स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन के, अप टू अ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो हमारी होती है, जैसे यहाँ बताऊं मैं, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये OA जो आपका होगा डेट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो ये O से O तक का जो कर्व है माइल्ड स्टील के लिए ये कैसा है? लीनियर कर्व है। कैसा कर्व है हमारा? लीनियर है। और ये लीनियर कब होता है ये भी आपको पता है। हुक्स लॉ वैलिड कब होता है? हमारा जो मटेरियल है वो लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, तभी आपका हुक्स लॉ क्या होता है? वैलिड होता है। ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाता हूं तो क्या आ जाता है आपका? ये कांस्टेंट आता है E। क्लियर? अब E जो है E इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर? तो ये E जो है डेट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या हो गया आपका? रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। मतलब सीधा सीधा है कि अगर जो कर्व ये बना हुआ है इसका अगर मैं स्लोप ले लूं, क्या ले लूं? स्लोप ले लूं, और स्लोप ले लिया मतलब फॉर एग्जाम्पल tan थीटा इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो ये जो स्लोप आया है यही हमारी क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्लियर? यही क्या है? हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब अगर यही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम कंक्रीट के लिए देखते हैं तो आप देख रहे हो कि ये जो कर्व है स्टार्टिंग से ही कैसा कर्व है आपका? नॉन लीनियर कर्व। लीनियर है क्या? नहीं है। नॉन लीनियर कर्व है तो क्या हम इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट कर पाएंगे? हाँ, स्लोप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, नॉन लीनियर है। लीनियर होना चाहिए तभी आप इसका क्या कर पाओगे? स्लोप को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है। तो कंक्रीट के लिए आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है तो कुछ अलग तरीके से आपको निकालनी पड़ती है। क्लियर? देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये बताओ, ये क्लियर हो गया ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? थम्स अप करके बता दे विशाल जी, ये क्लियर है ना कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कैसे निकालते हैं? जो हमारा कर्व है इसका हमने क्या ले लिया? स्लोप ले लिया, तो वही हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। क्लियर? बता दे जल्दी से। ओके। तो अब देखो, अब क्या होता है? कंक्रीट की आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैसे निकालेंगे? तो मैंने अभी क्या बोला, आपको एक अलग स्टाइल में या अलग तरीके से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कंक्रीट की होती है वो तीन तरीके की होती है। क्लियर? तो पहली जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसको हमने क्या नाम दिया? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। क्या बोलते हैं हम इसको? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। अब इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस आपका क्या कहलाता है? इंपोर्टेंट है यहां पे।
तो इनिशियल, आप देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो एक तो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात होगी। इनिशियल मतलब कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट का, इसके ओरिजिन पॉइंट से ही इस कर्व पर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। किसको ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये आपने क्या कर दिया, इनिशियल से ही एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। किस पर? इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर। मतलब ओरिजिन से आपने बिल्कुल क्या कर दिया है, एक टेंजेंट को ड्रॉ किया है। अब अगर आप इस टेंजेंट का क्या फाइंड आउट करो, स्लोप फाइंड आउट करो, तो ये जो स्लोप आपका होगा वो आपको क्या देगा, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस आपको देगा। क्या देगा? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस आपको दे देगा। क्लियर? तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस की अगर मैं बात करूं तो ये स्लोप हो गया थीटा, ये आपको क्या देगा, EIT, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर? या फिर मैं इस पे लिखे देता हूं, यहाँ पे स्लोप जो आपको इसका मिलेगा वो आपको क्या देगा, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस इलास्टिसिटी आपको दे देगा। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। क्लियर? अब जो ये इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस आपका होता है, इसको आप डायनामिक क्या बोलते हो, डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हो। क्लियर? डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी मैं लिखवा दूंगा आपको ये, ठीक है, सारी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, आप समझ लो पहले। इसको क्या बोलता हूं मैं, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलता हूं। अच्छा, डायनेमिक मैंने इसको क्यों बोला है, देखो इनिशियल की बात कर रहा हूं, ओरिजिन की बात कर रहा हूं, और ओरिजिन से आपने क्या किया है, यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ किया है। तो जब जो हमारा क्यूब होता है, जब हम उसको मशीन के अंदर रखते हैं, तो स्टार्टिंग मशीन में क्या होता है, स्टार्टिंग के टाइम पे हल्के से उसमें वाइब्रेशंस फील होते हैं। क्या होते हैं? वाइब्रेशंस फील होते हैं। उन वाइब्रेशंस की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्लियर? मतलब सीधा सीधा है कि जब हम एनालिसिस करेंगे किसका, जैसे विंड लोड हुआ आपका, अर्थक्वेक हुआ आपका, इसमें क्या होता है कि आपके स्ट्रक्चर में वाइब्रेशंस आएंगे। वाइब्रेशंस आएंगे तो हम इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को कंसीडर करेंगे एनालिसिस पर्पज में। ठीक है? क्लियर? इतना क्लियर हो गया इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। बताओ जल्दी से, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्लियर हो गया? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस आपका क्या कहलाता है? अभी मैं लिखवा दूंगा सारी चीजें, समझ लेते हैं पहले जो 3 टाइप की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारी। राहुल, विशाल, क्लियर हो गया इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है हमारा। ओरिजिन से जो हमने कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है ये हमारा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होता है। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट हम समझते हैं सेकंड चीज को। सेकंड हमारा होता है टेंजेंट मॉडुलस। सेकंड हमारा क्या होता है, टेंजेंट मॉडुलस हमारा होता है। क्लियर? अब टेंजेंट मॉडुलस हमारा क्या होता है, क्लियर? अब समझना है टेंजेंट मॉडुलस। तो ओरिजिन को छोड़कर इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर कहीं पर भी अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, ओरिजिन को छोड़कर, एक्सेप्ट ओरिजिन को छोड़ के इस कर्व पे अगर मैं कहीं पे भी एक टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं, ये आपका फिर से मैंने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है? और ये जो कर्व आपका होगा, ये आपका कुछ कर्व इस टाइप से चल रहा होगा। ठीक है? ये कर्व जा रहा होगा आपका। तो अब किसी भी पॉइंट पर मैंने बोला है, तो ये पॉइंट ले लिया मैंने, इस पर एक टेंजेंट को ड्रॉ किया है, और इस टेंजेंट का जो हमने स्लोप यहां पे लिया है वो मुझे क्या देता है, टेंजेंट मॉडुलस देता है। क्या देता है ये मुझे, स्लोप जो रहेगा ये मुझे क्या देगा, टेंजेंट मॉडुलस देगा। ठीक है? ये मुझे क्या दे देगा, टेंजेंट मॉडुलस दे देगा। मतलब मैं सीधा बोलूं टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ET से इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट मॉडुलस हो गया। इसके बाद आता है आपका सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
क्लियर, या फिर मैं सीधा बोलूं सीकेंट मॉडुलस। क्या होता है हमारा सीकेंट मॉडुलस होता है। अब चलो सीकेंट मॉडुलस क्या होता है, तो अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर मैं कहीं पर भी एक पॉइंट फिर से कंसीडर करता हूं और इस पॉइंट को इस कर्व के ओरिजिन पॉइंट से कनेक्ट करता हूं। किससे कनेक्ट करता हूं, ओरिजिन पॉइंट से कनेक्ट करता हूं। ये कर दिया ओरिजिन पॉइंट से कनेक्ट, तो ये जो आपको क्या मिलने वाला है, स्लोप मिलने वाला है इसका। ओरिजिन पॉइंट और कर्व पर किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करने पर जो आपको एक लाइन मिली है, जो टेंजेंट मिला है, इसका अगर मैं स्लोप मेजर करता हूं, क्या मेजर करता हूं, स्लोप मेजर करता हूं, तो ये मुझे क्या देता है, सीकेंट मॉडुलस देता है। क्या देता है मुझे, सीकेंट मॉडुलस देता है। क्लियर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, जितने भी प्रैक्टिकल पर्पज की मैं बात करूंगा, तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पज जो हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की लेते हैं, वो कितनी लेते हैं, सीकेंट मॉडुलस के बराबर लेते हैं, सीकेंट मॉडुलस ऑफ आ स्ट्रेस। क्लियर। तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जो इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हम लेंगे, वो कितनी लेंगे, सीकेंट मॉडुलस। तो सीकेंट मॉडुलस की अगर मैं बात करूं, तो जो स्ट्रेसेस अराउंड होंगी सीकेंट मॉडुलस के, वो कितनी होंगी, 0.33 एफसी के। कितनी होगी, 0.33 एफसी के। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी हम प्रैक्टिकल पर्पज की बात करें, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल की बात करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरी कितनी हो जाएगी, 0.33 एफसी के हो जाएगी। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, सीकेंट मॉडुलस भी आ गया है, सीकेंट मॉडुलस भी अपन ने समझ लिया है। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये तो सर पढ़ लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने तो कुछ और तरीके से पढ़ी हुई थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब अगर मैं बात करूं हम कौन सा आईएस यूज करते हैं, तो आईएस 456 2000 हमारा आईएस कोड होता है। इसके अकॉर्डिंग कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती हैं, वो दो तरीके की होती है। क्लियर। कितनी होती हैं, दो होती हैं। कौन कौन सी होती है, यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पहला आपने सुना होगा नाम या देखा होगा, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। आपने एक नाम सुना होगा, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की मैं बात करता हूं, तो देखो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू आईएस कोड आपका क्या होता है, EC इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट एफसी के। और ये 2016 में आपका जो एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी एई का, उसमें ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। क्लियर। ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, EC इक्वल्स टू 5000 एफसी के, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्या हुआ कि जो एबव फॉर्मूला मतलब EC इक्वल्स टू 5000 एफसी के है, इसके अंदर क्रीप और श्रिंकेज के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया है। किसको नहीं किया गया है, क्रीप और श्रिंकेज के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया है। अब आपको पता है क्रीप जो है, श्रिंकेज जो है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। क्या है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, और ये शॉर्ट टर्म है। तो इसके लिए अब अपने को क्या लेना पड़ा, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड आपकी कौन सी होगी अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या होता है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका होता है, देखना यहां पे फिर से देखो क्या होता है, ECE इक्वल्स टू EC शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाई 1 प्लस
थीटा दैट इज लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसमें क्रीप और श्रिंकेज को कंसीडर किया गया है। लॉन्ग टर्म के लिए हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कंक्रीट की ले रहे हैं तो वो कितनी हो गई, EC बाई 1 प्लस थीटा हो गया है। क्लियर। अब EC की मैं बात करूं तो EC में पहले पढ़ चुका हूं, 5000 रूट FC के होता है, तो ये भी पुट कर सकता हूं मैं 5000 अंडर रूट FC के डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा। क्लियर। यहाँ पे जो थीटा आपका होता है इसको बोला जाता है क्या, क्रीप कॉफिशिएंट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप कॉफिशिएंट। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, क्रीप कॉफिशिएंट हो गया। आगे अपन समझेंगे, आईएएस कोड में इसकी भी वैल्यू दी गई है, तो अपन क्रीप को समझेंगे, देन हम क्रीप कॉफिशिएंट को समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। क्लियर है सभी को। तो अब अपन बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस लिख लेते हैं, जो अपन ने समझा है उसको लिखना भी जरूरी है, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे आप। पहले ये बता दो, ये क्लियर है, समझ में आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम बना लेना है जो ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे। इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको यहाँ पे पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखना है, दैट इज इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। क्लियर। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, इसके अंदर लिखना, ये हेडिंग आपने डाली होगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसमें लिख लेना 3 टाइप ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी, 3 टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज बिलो, इज डिफाइंड एज बिलो। पहली हेडिंग दे देना आप इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। उसमें लिखना इट करस्पॉन्ड टू द, it corresponds to the initial tangent modulus, initial tangent modulus which is defined as slope of tangent, as slope of tangent drawn at a point of start, point of start of stress strain diagram या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर। यही मैंने बोला था आपको कि जैसे ही आपका ओरिजिन से जो कर्व स्टार्ट होगा, इस पे हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का जो स्लोप हमारा होगा वो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस आपको देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यूज्ड व्हेन एनालिसिस, एंड यूज्ड when analysis due to dynamic loading like wind earthquake is performed, क्लियर। इसके बाद सेकेंड हमारा जो था वो था टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एक्सेप्ट ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़ के इस कर्व पर हम किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वो टेंजेंट मॉडुलस होता है। क्लियर। तो इसको लिख लो, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट drawn at any point on the stress strain curve, on the stress strain curve, stress strain curve स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर।
तो ये हमारा टेंजेंट मॉडुलस कहलाता है। क्लियर? ये हमारा टेंजेंट मॉडुलस हो गया है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा था सिकेंट मॉडुलस। क्लियर? तो सिकेंट मॉडुलस हेडिंग डाल देना, इसमें लिखना है इसकी डेफिनेशन क्या होता है सिकेंट मॉडुलस। ये भी मैंने बताया कि ओरिजिन को छोड़ दिया है, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर कहीं पर भी एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया इस कर्व के ओरिजिन से, और जो आपको स्लोप मिला वो हमारा सिकेंट मॉडुलस होता है। ठीक है? तो लिखना है इसमें इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप it is the slope of the line connecting any point on stress strain curve, any point on stress strain curve to the origin, क्लियर है? लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट लिखना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज इज टेकन एज secant modulus at a stress of around 0.33 FCK, 0.33 FCK। ठीक है? ये आपका सिकेंट मॉडुलस भी हो गया यहां पे। अब नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट लिखना अकॉर्डिंग टू IS कोड, नेक्स्ट पॉइंट लिखना अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, modulus of elasticity of concrete is short term modulus of elasticity, क्या हो जाएगा आपका short term modulus of elasticity। क्लियर? लिख लेना short term modulus of elasticity EC equals to 5000 FCK। ठीक है? 5000 FCK हो गया। और ये जो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बेस्ड ऑन सिकेंट मॉडुलस, ये किस पर बेस्ड है? सिकेंट मॉडुलस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन सिकेंट मॉडुलस। ठीक है? ये हो गया आपका सिकेंट मॉडुलस पर बेस्ड है। ये फॉर्मूला लिख लेना EC इक्वल टू 5000/FCK। इसके नीचे लिखना एवब फॉर्मूला not incorporating effect of creep and shrinkage। क्लियर? इस फॉर्मूले में क्रीप और श्रिंकेज का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया गया है। क्लियर? क्यों? क्योंकि क्रीप और श्रिंकेज जो आपका है टाइम डिपेंडेंट फेनोमिना है।
ठीक है, तो हम क्या लेंगे, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को लेंगे। किसको लेंगे, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को लेंगे। तो लिख लेना नेक्स्ट लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें लिखना बाय कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ क्रीप, बाय कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज, creep and shrinkage, effective modulus elasticity, effective modulus of elasticity will be, कितनी होगी effective modulus of elasticity हमारी, ECE equals to EC upon 1 plus थीटा। EC क्या है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 5000 रूट एफसी के, डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा, वेयर थीटा इज अ क्रीप कॉफिशिएंट। थीटा क्या है हमारा, क्रीप कॉफिशिएंट कहला, तो लिख लेना वेयर थीटा इक्वल्स टू क्रीप कॉफिशिएंट। अब देखो क्रीप कॉफिशिएंट क्या होता है, तो वेट करें थोड़ा सा, क्रीप कॉफिशिएंट को भी समझते हैं, उसके पहले समझेंगे क्रीप, क्रीप क्या कहलाता है। ठीक है, लिख लिया, छूटा तो नहीं ना किसी का, जल्दी से थम्स अप करके बता दें। ये जो हमने समझा था ये सारी चीजें लिख ली हैं हमने।